जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर के टीचर्स। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो दोस्तों, जैसे कि सीडीपी क्लास चल रही है, प्रैक्टिस क्लास तो उसमें सार नेक्स्ट क्लास जो है हमारी सीडीपी बेस्ड। तो सीडीपी जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस बार। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है ढंग से देखिएगा। ठीक है, तो अच्छी क्लास है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप सीरियस हैं इस बार टीचर वास्तव में बनना चाहते हैं तो देखिए थोड़ा सा ढंग से पढ़िए। ठीक है, आप लोग रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, वीडियो को ढंग से नहीं देख रहे हैं, इसी से पता चल रहा है आप लोग ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, मैंने 50 बार बता रखा है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी पर्टिकुलर कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है प्रैक्टिस। क्या होता है? प्रैक्टिस होती है। तो प्रैक्टिस जम के करिए। ठीक है, रिवीजन जम के करते रहिए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, बस और कुछ नहीं। ठीक है ना, नोट्स हो उनसे रिवीजन करते रहो। और प्रैक्टिस जो होती है ना, उस प्रैक्टिस में क्या होती है, इसमें भी रिवीजन होता है। समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ढंग से पढ़ो यार, आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, रात रात में उठ के मैं 2-2 बजे 3-3 बजे सब वीडियोस आपको बनाता हूँ। ठीक है, आप लोगों के लिए दे रहा हूँ कंटेंट। और सबसे बड़ी बात है कि एक ही यानी कि फ्यूचर के टीचर्स पर ही आप लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को सारी के सारी केवीएस पीआरटी के सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूँ। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको? और वो भी सबसे बड़ी चीज़ है कि विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है ना, इस तरह लेकिन आप लोग करेंगे तो फिर मैं ज़्यादा कोई टॉपिक नहीं, जब मैं टॉपिक वाइज भी कुछ क्लासेस दे रहा हूँ उनमें आप लोग रिस्पांस नहीं दे। जिस समय इंग्लिश की क्लासेस में दे रहा हूँ कोई रिस्पांस ही नहीं आ रहा है, कोई देखता ही नहीं है ठीक से, जबकि इतने लोग सब्सक्राइब किए हुए हो। क्या मतलब है? कम से कम जितने लोग सब्सक्राइब किए हो उतने ही लोग देख लो तो काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, उतने भी लोग नहीं देख रहे हो, मतलब क्या है? मतलब यही है कि आप लोग सीरियस नहीं हो, सब्सक्राइब किए हो लेकिन देख नहीं रहे हो, क्या मतलब है उसका? ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप लोग नहीं चाहते हैं कि मैं फ्री में, कहते हैं ना फ्री में कि किसी को कोई भी चीज़ दो लेकिन उसके लिए उसकी वैल्यू नहीं होती। ठीक है ना, फ्री में मिली हुई चीज़ की कोई भी वैल्यू नहीं करता है। आप लोग भी वैसे ही हो, बनने टीचर जा रहे हो लेकिन गुड़ गुड़ जो है, क्वालिटी जो है वो टीचर वाली नहीं है। बताओ आप लोग क्या दूसरे बच्चों को, मतलब जो जिन बच्चों को पढ़ाओगे आप उनको क्या मतलब क्या मोटिवेट करोगे? खुद तो मोटिवेट हो नहीं अपने आप में। तो फ्री में चीज़ का आप लोग खुद ही उस तरह से कर रहे हैं कि फ्री में दी हुई चीज़ का आप लोग वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसका मिसयूज कर रहे हैं। क्या मतलब है उसका? तो ठीक है, लेकिन आप लोग अगर ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, मैं केवल ऐसे ही पढ़ाऊँगा, केवल प्रैक्टिस क्लासेस देता रहूँगा और बस आप लोग देखते रहिए प्रैक्टिस क्लास बस। और इसके बाद थियोरिकल क्लासेस आपको चाहिए नहीं, उसमें आपसे रिस्पांस नहीं दे रहा। प्रैक्टिकल क्लासेस में भी आप लोग रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, प्रैक्टिस की क्लासेस हैं उनमें भी रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। मेरा काम है देना, मैं देता रहूँगा। मर्जी आपकी, पढ़ो या ना पढ़ो। ठीक है, मेरा काम है समझाना, मैं समझा देता हूँ। ठीक है, टीचर बनेंगे आप बनेंगे, मुझे पैसे नहीं देने आएंगे यहाँ पे कि नहीं सर लीजिए मैं बन गया हूँ तो आप थोड़ा सा आपके भी इसमें हिस्सेदारी है तो थोड़ा आप रख लीजिए। नहीं भाई, ठीक है, गुरु दक्षिणा आप अपने पास ही रख लीजिएगा। चलो देखते हैं फिलहाल आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का स्रोत है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का स्रोत है? अच्छा, मतलब ज्ञान का स्रोत का मतलब समझ रहे हो क्या? हाँ, मतलब ये है कि कौन सा इनमें से ज्ञान का ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम कौन कौन सा होता है। तो ये बताना है। 4 चीज़ें दी गई: संवेदना का अनुभव, तर्क, अधिकार और आस्था। तो इनमें से कौन कौन से? अच्छा, इन सारी चीज़ों से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ज्ञान के माध्यम क्या क्या होते हैं, पहले आप वो जान लीजिए। देखिए, संवेदना का अनुभव जो है, संवेदना का अनुभव, विचार, अधिकार, आस्था, विश्वास, तर्क, ये सभी जो होते हैं क्या होते हैं? ज्ञान के स्रोत होते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के स्रोत होते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के माध्यम होते हैं। ठीक है ना, क्या क्या मैंने बताया? संवेदना का अनुभव, विचार, अधिकार, आस्था, विश्वास, तर्क। ठीक है ना, इतनी चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं? ये होती हैं ज्ञान प्राप्त करने के अनुभव। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन सा अब आप बताइए हो सकता है? तो संवेदना का अनुभव बिल्कुल। अच्छा, संवेदना का अनुभव का मतलब क्या होता है? इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसमें आती हैं संवेदना के अनुभव में जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ठीक है, अनुभव करना। ठीक है, तो आँख का से अनुभव करना, कान का, नाक से, जीभ से, त्वचा का किसी चीज़ का अनुभव कर लेना। ठीक है, इन माध्यमों से, तो इन्हीं को भी कहते हैं हम लोग संवेदना का अनुभव। क्या कहते हैं? संवेदना का अनुभव। संवेदना के अनुभव में इतनी चीज़ें आती हैं: आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ठीक है ना, तो संवेदना का अनुभव मैंने बताया तो ये तो हो जाएगा। फिर मैंने बोला तर्क, ये भी हो सकता है, अधिकार ये भी हो जाएगा, और आस्था मैंने बोला, यानी कि कुल मिला के चारों आपके सही हैं।
ठीक है, तो चारों सही हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट इसी में हो रहा है, इसके नीचे भी ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है यहीं पे राइट हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 एंड 4, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि किसी भी देश के पाठ्यक्रम बनाने के लिए महत्वपूर्ण पहलू क्या है। किसी भी देश के पाठ्यक्रम बनाने के लिए तो महत्वपूर्ण पहलू क्या है, तो ऐसे किसी भी चीज़ का अगर किसी भी सब्जेक्ट का अगर पाठ्यक्रम बनाना है तो उसका जो महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट पहलू जो होता है वो क्या होता है, ये बताना है। तो क्या चीज़ें हैं जिनको ज़रूरत की चीज़ें हैं जिनको हम लोग ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे। पहला कह रहा है इसमें सामाजिक प्रसंग, ठीक है, दूसरा कह रहा है निर्देश का माध्यम, तीसरा कह रहा है समाज की ज़रूरतें, और चौथा कह रहा है वितरण की विधि। तो बताइए भाई, देखिए वितरण की विधि नहीं होगा, निर्देश के माध्यम भी नहीं होगा, क्या होगा, सामाजिक प्रसंग भी नहीं होगा। समाज की ज़रूरतों को देखते हुए क्या होता है, पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाएगा, समाज की ज़रूरतों को। ठीक है, किसी भी देश के पाठ्यक्रम बनाने के लिए क्या होगा, पहलू जो देश का पाठ्यक्रम बनेगा क्या होगा, समाज की ज़रूरतों को देखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अध्यापक की अभिवृत्ति एवं व्यवहार से विद्यालय में जो बच्चे सीखते हैं वह उत्पाद कहलाता है। यानी कि अभिभावक की अभिवृत्ति एवं व्यवहार से, ठीक है, विद्यालय में बच्चे जो सीखते हैं उससे क्या कहते हैं। ठीक है, बताओ, जो विद्यालय में टीचर के जो बच्चों को सीखने को मिलता है उसको क्या कहते हैं, बता सकते हैं आप लोग जी। उसको कहते हैं गुप्त पाठ्यक्रम। क्या कहते हैं, उसको कहते हैं गुप्त पाठ्यक्रम। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट हो जाएगा, गुप्त पाठ्यक्रम। क्या कहते हैं, गुप्त पाठ्यक्रम। हाँ भाई देखो, कह रहा है कि अध्यापक की अभिवृत्ति और व्यवहार से, यानी कि अध्यापक का ऐसा व्यवहार कर रहा है उससे क्या सीखने को मिल रहा है, उसकी अभिवृत्ति कहती है, उससे क्या सीख रहा है बच्चा, उससे भी सीख रहा है। अगर टीचर अच्छा व्यवहार कर रहा है तो बच्चा अच्छी चीज़ों को पकड़ रहा है, टीचर गंदा व्यवहार कर रहा है तो बच्चा गंदी चीज़ों को पकड़ रहा है। ठीक है ना, तो वही चीज़ है। तो वो क्या है, वो गुप्त पाठ्यक्रम है, ये दिख नहीं रहा है लेकिन बच्चा सीख रहा है उससे भी। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय महत्वपूर्ण है। कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हैं, फिर वही चीज़ है, कुल मिला के कक्षा 8 के लिए अगर पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना है, ठीक है, उसके पाठ्यक्रम का निर्माण करना है तो क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। तो बताइए भाई, कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं, या विधागत विविधता होना चाहिए, या फिर पाठों की संख्या सीमित होनी चाहिए, या सभी व्याकरणिक तत्वों की का समावेश होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है आपका कह रहा है विधागत विविधता होनी चाहिए। विविधता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, विविधता होनी चाहिए। ठीक है ना, विधागत विविधता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है क्या, शिक्षा में अवरोध का तात्पर्य है। शिक्षा में अगर अवरोध हो जाता है तो इसका क्या मतलब है, बताइए। बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, बालक का विद्यालय न जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, या किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। बताओ कौन सा सही हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो डी है, देखो जो बड़ा क्वेश्चन है, आंसर है। ठीक है, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना क्या है, शिक्षा में अवरोध है। ठीक है ना, शिक्षा में अवरोध, इसका मतलब ही होता है किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। ये क्या होता है, शिक्षा में अवरोध होता है। ठीक है, अच्छा इसका मतलब शिक्षा में अवरोध का मतलब होता है असफलता, है ना, असफलता। जाहिर सी बात है, जब असफल हो रहा है तभी तो एक ही क्लास में रह रहा है ना। ठीक है ना, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में स्वदेशी शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। सत्य बता रहा है, किसके बारे में, स्वदेशी शिक्षा के बारे में। कब, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में। ठीक है, तो स्वदेशी शिक्षा के बारे में जो सत्य है, क्या सत्य है। पहला कह रहा है स्कूल स्थानीय अमीर आदमी के योगदान से चलाए गए, यानी स्थानीय जो स्कूल थे वो स्थानीय अमीर लोग जो थे उनके योगदान से चलाए गए। दूसरा कह रहा है पाठ्यक्रम शास्त्रीय भाषाओं और शास्त्रीय परंपराओं पर केंद्रित है। कह रहा पाठ्यक्रम जब 19वीं शताब्दी में जब पाठ्यक्रम चलाया गया तो वो क्या था, शास्त्रीय भाषाओं और शास्त्रीय परंपराओं पर केंद्रित था।
तो बताइए कौन सा सही हो जाएगा इसमें। देखो, स्कूल स्थानीय अमीर आदमी के योगदान से चलाए गए, तो बिल्कुल बात सही है। दूसरा बताओ, पाठ्यक्रम शास्त्रीय भाषाओं और शास्त्रीय परंपराओं पर केंद्रित है, ये सही हो जाएगा। जी बिल्कुल सही है, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, पाठ्यक्रम शास्त्रीय भाषाओं और शास्त्रीय परंपराओं पर भी केंद्रित होते थे, समझे, और ये देसी ज्ञान और विज्ञान को बढ़ावा देने में आगे होते थे, यानी कि बढ़ावा देने वाले होते थे। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं ना, देसी ज्ञान और विज्ञान को भी बढ़ावा देते थे ये लोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, इसका जो कथन ए है और बी है, यानी फर्स्ट और सेकंड है, दोनों सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका, बोथ ए एंड बी, ठीक है, ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कह रहा है भारत में सामुदायिक विकास के लिए बहुस्तरीय आयोजना ढांचे में उच्चतम स्तर है। बात समझिए, भारत में सामुदायिक विकास के लिए बहुस्तरीय आयोजन ढांचे में उच्चतम स्तर है, क्या है? उच्चतम स्तर क्या है, बताओ भाई, उच्चतम स्तर क्या है? राष्ट्र, गांव, जिला या राज्य? भारत में सामुदायिक विकास के लिए बहुस्तरीय आयोजना, बहुस्तरीय आयोजना होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना। बहुस्तरीय आयोजना ढांचे में उच्चतम स्तर क्या है? सबसे उच्चतम स्तर क्या होता है? सबसे उच्चतम स्तर होता है राष्ट्र। क्या होता है? राष्ट्र। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि डैश की सिफारिश है कि यूजीसी, एनसीईआरटी, एनआईईपीए, एआईसीटीई, ठीक है, इत्यादि जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को मजबूत किया जाएगा ताकि वे शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली को आकार दे सकें। बताओ भाई, राष्ट्रीय प्रणाली को आकार दे सकें, बताओ किसकी सिफारिश? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ठीक है, इसी की सिफारिश पर यूजीसी, एनसीईआरटी, एनआईईपीए और एआईसीटीई, ठीक है, इन सभी के महत्व के संस्थानों में मजबूत करने का, है ना, ताकि शिक्षा की प्रणाली राष्ट्रीय प्रणाली को आकार दे सके। ठीक है, ये सब सिफारिश किसने की थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने की थी। ठीक है, 1986 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे, दूरस्थ शिक्षा का सबसे शुरुआती तरीका कौन सा था? दूरस्थ शिक्षा का सबसे शुरुआती तरीका कौन सा था? दूरस्थ शिक्षा का सबसे शुरुआती तरीका, तो कह रहा है, पहला कह रहा है पत्राचार के माध्यम से शिक्षा, दूसरा कह रहा है ऑनलाइन शिक्षा के साथ साथ आमने सामने के सत्र, और फिर कह रहा है टेली कॉन्फ्रेंसिंग, और फिर कह रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो बताइए दूरस्थ शिक्षा का सबसे शुरुआती तरीका कौन सा था? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पत्राचार के माध्यम से शिक्षा। क्या? पत्राचार के माध्यम से शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है अग्रलिखित में से वह कौन सा है जिसे ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाधिकार अभिलेख समझा जाता है? तो बताओ, अग्रलिखित में से वह कौन सा है जिसे ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे समझा जाता है? जिसे महाअधिकार अभिलेख भी समझा जाता है। तो क्या कहते हैं? तो कौन सा है भाई? वो सभी को पता होगा लगभग, वुड्स डिस्पैच। क्या? वुड्स डिस्पैच भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसे ही कहा जाता है। किसको कहता है? वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है ना। यह वुड का जो, ये क्या था? ये वुड का जो आदेश पत्र या फिर वुड का घोषणा पत्र था, जिसे चार्ल्स वुड द्वारा बनाया गया था। ये 100 अनुच्छेदों का लंबा पत्र था। किसका? 100 अनुच्छेदों का, 100। ठीक है, 100 अनुच्छेदों का लंबा पत्र था, जो कि 1854 में आया था। कब आया था? 1854 में आया था। वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 में। 100 अनुच्छेदों, कितने अनुच्छेद थे? 100 अनुच्छेदों का लंबा पत्र था। ठीक है ना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, शिक्षण के ऊपर कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का शीर्षक था। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? तो कोठारी कमीशन का जो शीर्षक था, बताइए क्या होगा आप लोग?
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। शिक्षण के ऊपर कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? शिक्षा और विकास था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कक्षा की भौतिक जलवायु बढ़ाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? कक्षा की क्या भौतिक जलवायु बढ़ाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? तो पहला कह रहा है आपसे, छात्रों को पेंटिंग और गतिविधि चार्ट के साथ कक्षा की दीवारों के सौंदर्यीकरण के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा कार्य भवन की सुरक्षा और सुरक्षित स्थिति सुनिश्चित करने के लिए जिसमें कक्षा कार्य करती है। तीसरा कार्य छात्रों को सफाई, कचरा निपटान जैसे विभिन्न गतिविधियों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना। बताओ कौन सा हो जाएगा? देखो, छात्रों को पेंटिंग और गतिविधि चार्ट के लिए साथ कक्षा की दीवारों के सौंदर्यीकरण के लिए प्रोत्साहित करना। बिल्कुल भौतिक जलवायु ना, क्या कह रहे हैं? भौतिक जलवायु। तो ए नंबर जो है इसका फर्स्ट नंबर जो है वो आपके राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है भवन की सुरक्षा और सुरक्षित स्थिति सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा जिसमें कक्षा कार्य करती है, ये भी भवन की सुरक्षा के लिए, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है छात्रों को सफाई, कचरा निपटान जैसे विभिन्न गतिविधियों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड इस यानी कि पहला और दूसरा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट हो जाएगा, पहला और दूसरा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, पहला और दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या कह रहा है? स्कूल शारीरिक स्वास्थ्य में क्या शामिल है? तो बताइए स्कूल शारीरिक स्वास्थ्य में क्या शामिल है? बताइए ए बी सी डी में क्या शामिल है? बताइए। देखो, कह रहा है पहला कि बुनियादी ढांचे, फर्नीचर, रसायनों और जैविक एजेंटों की उपस्थिति जिस साइट पर स्कूल स्थित है और आसपास के वातावरण, हवा, पानी सहित। शारीरिक स्वास्थ्य में क्या शामिल है? तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए पूरा सब कुछ डिटेल से बता दिया इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए। जो वैसे भी सीडीपी में जितने जो भी बड़ा आंसर जो दिख रहा हो, सबसे पहले कोशिश करना ना समझ में आए तब उसी की टिक करके आना, जो बड़ा आंसर दिख रहा हो। ठीक है, वैसे तो अगर आ रहा है तो पहले पढ़ लेना, कभी कभी बड़ा वाला भी गलत हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, बड़ा वाला सही ही होता है ज़्यादातर। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है एक शिक्षक ने छात्रों को उनकी स्वसमझ विकसित करने के लिए गतिविधियों को तैयार किया जिसमें निम्न में से किसका अपवाद हो सकता है? बताओ। स्वसमझ को विकसित करने के लिए गतिविधियों को तैयार किया। ठीक है, किसकी? छात्र की स्वसमझ को विकसित करने के लिए गतिविधियों को तैयार किया, तो उनमें से क्या अपवाद हो सकता है, यानी कि क्या नहीं हो सकता है? ये बताओ आप लोग, क्या नहीं हो सकता है? समय का प्रबंधन, दोस्त बनाना, भावनाओं की पहचान करना, भावनाओं को व्यक्त करना। देखिए, भावनाओं को व्यक्त करना बिल्कुल सही है, भावनाओं की पहचान करनी भी सही, बिल्कुल सही है। स्वसमझ विकसित करने के लिए, ठीक है ना, गतिविधियों को तैयार किया, तो भावनाओं को पहचानना और भावनाओं की को व्यक्त करना बिल्कुल सही है। दोस्त बनाना या समय का प्रबंधन? बताइए भाई, क्या हो जाएगा? दोस्त बनाना या समय प्रबंधन? तो देखिए, इसमें दोस्त भी बनाना शामिल हो सकता है, लेकिन ए आपका नहीं हो सकता है। ए समय का प्रबंधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट हो जाएगा, समय का प्रबंधन ये नहीं हो सकता है, तो इसीलिए यही राइट है, क्योंकि अपवाद पूछ रहा है। ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विद्यालय अनुशासन का मुख्य लक्ष्य है। विद्यालय अनुशासन का मुख्य लक्ष्य है, तो विद्यालय अनुशासन का मुख्य लक्ष्य क्या है? विद्यालय अनुशासन का मुख्य लक्ष्य क्या है? विद्यार्थियों को एक सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना, दोषियों का पता लगाना ताकि उन्हें उपचारित किया जा सके, शिक्षण के लिए हितकर वातावरण उपलब्ध कराना, या शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। अनुशासन का मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं? अनुशासन का मुख्य लक्ष्य, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें राइट हो जाएगा, शिक्षण के लिए हितकर वातावरण उपलब्ध कराना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
कह रहा एक प्रिंसिपल होने के नाते आप अपने सह अध्यापकों को प्रोत्साहित करेंगे। जैसे आप मान लो प्रिंसिपल हैं तो आप अपने जो आपके विद्यालय में जो और भी अध्यापक हैं ना, असिस्टेंट जो टीचर हैं, उनको आप कैसे प्रोत्साहित करेंगे, तो इनमें से बताना है आपको कैसे प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, तो बताइए भाई कैसे प्रोत्साहित करेंगे। पहला कह रहा है भारत में और विदेशों में सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए। ठीक है, फिर कह रहा है दूसरा कह रहा है विषय के ज्ञान को बढ़ाने के लिए। ठीक है, रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने के लिए। तीसरा कह रहा है कि पिछड़े लोगों को ऊपर उठाने वाली समाज सेवा में भाग लेने के लिए। और चौथा कह रहा है उपरोक्त सभी। बताओ भाई। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्या उपरोक्त सभी भारत में और विदेशों में सेमिनार कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए आप प्रोत्साहित करेंगे, बिल्कुल सही बात है। विषय में ज्ञान को बढ़ाने के लिए रिफ्रेशर कोर्स को में भाग लेने के लिए भी बिल्कुल सही हो जाएगा। पिछड़े लोगों को ऊपर उठाने वाली समाज सेवा में भाग लेने के लिए भी। तो कुल मिला के आपके तीनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका राइट हो जाएगा। कौन सा? डी आपका, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि आगे विश्लेषण में यह पाया गया कि एक परीक्षण उन पहलुओं को पर्याप्त रूप से नहीं माप पाया जिनके लिए उसे बनाया गया था। परीक्षण की डैश खराब है। क्या खराब है? क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। कह रहा है आगे विश्लेषण में यह पाया गया कि एक परीक्षण उन पहलुओं को पर्याप्त रूप से नहीं माप पाया। उन पहलुओं को, किन पहलुओं को? कुछ पहलू हैं जिनको नहीं माप पाया, है ना, जिनके लिए उसे बनाया गया था। यानी उन पहलुओं को नहीं नाप पाया जिनके लिए वो बनाया गया था। यानी कि जिस चीज़ के लिए वो बनाया गया परीक्षण, उस पहलुओं को नहीं नाप पाया। तो परीक्षण में किसकी कमी है या किसकी खराबी है? तो ये बताना है आपको, किसकी कमी है? विश्वसनीयता या पूर्वानुमेयता या वैधता या पुनः उत्पादकता। बताइए किसकी खराबी है? देखिए, जब किसी भी परीक्षण को सफलतापूर्वक नहीं किया जाता है, यानी कोई भी परीक्षण जब सफलतापूर्वक नहीं होता है तो वो क्या होता है? अवैध होता है। ठीक है, तो वैधता के किसकी कमी है? वैधता की कमी हो जाएगी। क्या? ऑप्शन नंबर जो सी जो है, वैधता की कमी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लोग और देख लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो कह रहा है कि आकलन से शिक्षकों को मदद मिलती है। तो आकलन से शिक्षकों को क्या मदद मिलती है? आकलन से शिक्षकों को क्या मदद मिलती है? छात्रों को ग्रेड देने में? बिल्कुल गलत। उच्च उपलब्धि हासिल करने वालों के बीच प्रतिस्पर्धा विकसित करने में? बिल्कुल, प्रतिस्पर्धा नहीं करना है, ग्रेड नहीं देना है। ठीक है ना, ये मना किया गया है जब। उनकी शिक्षण रणनीतियों की योजना बनाने में? ये बिल्कुल सही हो सकता है। माता पिता को धन्यवाद, नहीं ये भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। कौन सा? उनकी शिक्षण रणनीतियों को योजना बनाने में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ग्रेड बनाना, ठीक है, प्रतिस्पर्धा करना, ये सब इनके लिए मना किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? अपने विद्यार्थियों की गलतियों का शिक्षकों द्वारा अध्ययन होना चाहिए, वे अक्सर दर्शाते हैं। अपने विद्यार्थियों की गलतियों का शिक्षकों द्वारा अध्ययन होना चाहिए, यानी कि जो शिक्षक जो है जिन बच्चों को पढ़ाता है उनकी गलतियों पर अध्ययन उसे करना चाहिए कि बच्चा क्या गलती करता है और क्यों गलती करता है ना। वे अक्सर दर्शाते हैं, वो अक्सर क्या दर्शाते हैं? ये बताओ भाई, वे अक्सर क्या दर्शाते हैं? विभेदीय पाठ्यक्रम की ज़रूरत, है ना, उसके ज्ञान की मात्रा, या जरूरी उपचारिक कौशल, या क्षमता समूहन पथ। बताओ क्या दर्शाते हैं? जी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, जरूरी उपचारिक कौशल। किसको दर्शाते हैं? जरूरी उपचारिक कौशल। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी परीक्षा में आपकी कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी असफल हो जाएं, बात समझना, आपकी कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी असफल हो जाएं, कब? जब आप परीक्षा ले रहे हैं, तो आप इसका दायित्व किस पर डालेंगे? तो आप इसका दायित्व किस पर डालेंगे? बताओ। अगर वो सभी फेल हो गए तो क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि 100 में से अगर 90-80 फेल हो गए तो आप इसका दायित्व किस पर डालेंगे? बताओ। विद्यालय में उपलब्ध कमज़ोर सुविधाएं या अधिकारी की कमज़ोर योजना,
आपकी अपनी शिक्षण विधि या बच्चों की पढ़ाई में लापरवाही। तो बिल्कुल सही बात है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर फेल हो रहे हैं तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब आपने सही से नहीं पढ़ाया है, आपकी शिक्षण विधि अच्छी नहीं थी, ठीक है ना। तो आपकी अपनी शिक्षण विधि क्या थी, खराब थी, ठीक है ना। तो इसलिए आपका उत्तरदायित्व बनता है, आपने सही से उसको नहीं पढ़ाया है, अपने बच्चों को सही से एक्सप्लेन नहीं किया होगा, आपने सही से उनको समझाया नहीं होगा। तो उसका जो ऑप्शन नंबर सी है राइट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।